Dear student, you are most welcome to our एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो एक टॉपिक था और इसका लेक्चर चल रहा था। लेक्चर नंबर 104 से शुरू किए थे और 109 तक, और आज ये लेक्चर नंबर 110, जहाँ पे इन सभी लेक्चर को एक समरी के रूप में जो है और बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ में आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बताएंगे। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े और जो पढ़ने वाले हैं उसमें एम ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी एक इंजीनियर को जानने की क्या ज़रूरत है। इकोनॉमी मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी मतलब क्या, पैसा रुपया, एक्सचेंज ऑफ मनी, चीज़ों की व्यवस्था करना, समाज को एक अर्थव्यवस्था देना। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में, जिसको कि आज हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो ओवरऑल यदि बात करें तो सबसे पहले बात करें एम ऑफ इकोनॉमिक का। तो एम ऑफ इकोनॉमी में जो है हमने जो है बहुत सारे डिफिनीशन देखे थे। इसके अलावा गुड्स आइटम वैल्यू क्या होता है, प्राइस क्या होता है, इसके साथ ही जो है हम वेल्थ एंड वांट्स, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, कैपिटल, मनी, इनकम, मार्जिन, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई और बहुत सारे लॉ, और साथ में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी कुछ चीज़ें बताए थे जो कि आज समरी के रूप में आपको बताने वाले हैं। तो इसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स ऑपरेशन मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का भी कहें तो एक टॉपिक आप बोल सकते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो है किसी भी एक इंजीनियर को एक रीजनेबल नॉलेज इकोनॉमिक्स का, अकाउंट का, बिजनेस का, मैनेजमेंट का होना ही होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स का नॉलेज तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कि आगे चल करके अभी बताएंगे। तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्शन ऑफ आइटम एंड देयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्निंग द वेल्थ, इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर हमने बताया था कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का है कि सोशल एंड इंडिविजुअल वेलबींग, ईच एंड एवरी वन मस्ट बी हैप्पी एंड वेल सेटल्ड इन दिस सोसाइटी। इसके अलावा हमने आपको बताए थे डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सिर्फ एक चीज़ आपको करेंगे, अर्निंग एंड एंजॉयमेंट के ऊपर भी चीज़ें कुछ है जिसका नाम है वेल्थ, जिसका नाम है सेटिस्फेक्शन, जिसका नाम है हैप्पीनेस, इसकी बात करेंगे। और इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस, बिजनेस एक्टिविटीज, बैंकिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, वेल्थ एंड मोर ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन। आज आप दुनिया में देखिए, जो देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाकई अच्छी है, उनका हेल्थ अच्छा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने आपको बताए थे कि आप जब आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो डिसीजन अच्छा ले पाते हैं, आपके देश में अच्छे प्रोडक्शन, अच्छे सिलेक्शन, अच्छे लोगों का एक वर्चस्व, महत्व, ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, ह्यूमन एफर्ट्स कम होता है। जहाँ पर 100 लोग काम करते हैं वहाँ पर मशीन, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब का जो है हम जो है बात करते हैं। साथ में ही एम ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है बेसिकली इकोनॉमी जो है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन एफर्ट, सब चीज़ें जो है, कंफर्ट्स बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है, फ्रीडम ऑफ वांट्स जो है बढ़ता है, प्रोडक्ट और जो है नीड, ये दोनों के बीच एक को रिलेशन जो है, क्योंकि लोगों की नीड तो है लेकिन कई बार जब पैसा नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट वो नहीं खरीद पाते हैं। तो इतनी व्यवस्था बन जाए
कि उनकी आवश्यकताएं जो है पूर्ति हो सके, यही कुल मिलाकर के क्या है, इकोनॉमिक्स है। साथ में ही जहाँ आर्थिक रूप से लोग अच्छे होते हैं वहाँ सोशल सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि भाई हर आदमी जॉब कर रहा है, हर आदमी के पास इंश्योरेंस है, कोई वीकर सेक्शन नहीं है, कंपनसेशन टू एक्सीडेंट है, हर चीज। तो आदमी क्यों चोरी करेगा, क्यों जो है करप्शन करेगा, इस क्यों करता है, क्योंकि जो है बेरोजगार है, वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो चोरी चमारी कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स का एक मेन एम है फुल एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, बेटर वर्किंग कंडीशन हो, जहाँ पे आदमी काम करके खुश हो कि हाँ आज हमने 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम किया, उसको मन हो अंदर से एक इंजॉयमेंट आए कि हाँ हमें काम करना है। वो चीयरफुल इन्वायरमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर भी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा फैमिली के लिए भी समय मिल सके, उसको रहने का घर मिल सके, जहाँ काम करता है वहाँ नीट एंड क्लीन हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ें। और इन सब से मिला करके जो है उसकी सैलरी अच्छी हो, पेमेंट अच्छी हो, तो उसकी ओबियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होने के लिए बेटर हाउसिंग हो, डाइट अच्छा उसको मिल जाता हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन मिल जाए, और सोशल सिक्योरिटी हो, कहीं चोरी चमारी, डर भय इत्यादि ना हो, और जो बेसिक एम्यूनिटीज है, पब्लिक एम्यूनिटीज जो है वो मिल जाए, अच्छी सड़कें हो, अच्छे स्कूल हो आसपास में, एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन से संतुष्ट हो, खुश हो। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आसपास के लोगों के पास ऐसा ना हो कि दाएं बाजू में जो है भिखारी रहता हो और बाएं में करोड़पति रहता हो, तो फिर हम कहाँ गए। तो इन इक्वालिटी को ब्रेक डाउन करने का काम भी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का हो। इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिकल एज है, और इकोनॉमी के एज में इंजीनियरिंग कैसे अछूता रह सकता है, नहीं अछूता रह सकता है। इसीलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था लेक्चर नंबर 105 में, गुड्स मतलब आइटम, वैल्यूज एंड प्राइस। देखिए कोई भी आइटम चाहिए, उसकी यूटिलिटी है, उसकी नीड है, आपके सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स अलग होता है, प्रोड्यूसर गुड्स अलग होता है। एक रॉ मटेरियल होता है जो आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं फैक्ट्री चाहिए होगा। भाई गेहूं तो खेत में उगा आप लेंगे, किसान उगाता है, लेकिन अल्टीमेटली एक आटा चक्की चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए जिससे कि प्रोसेसिंग करके आइटम हम बना सकें। तो ये कंज्यूमर गुड्स जो है आप खरीद पाएँ, और साथ में उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगी, उसकी वैल्यूज क्या है। तो देखिए वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस है। वैल्यू मतलब उसकी महत्ता, जैसे हवा, एयर, एक तरह से उसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने दिया है इस प्रकृति में, आप खूब सांस लो, शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, जीरो है, लेकिन वैल्यू क्या है, बहुत है। एक सेकंड भी बिना हवा का रहना जो है मुश्किल है। तो ये चीज़ें जो है हमने बताए थे। मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स, दैट मीन्स की एजुकेशन हो गया, सिनेमा आप देखने जाते हैं, इंटेलिजेंस है, बहुत सारा चीज़ है। मटेरियल गुड्स जो हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ पेरिसेबल आइटम होता है, कुछ ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं, कुछ सिंगल यूज, मल्टीपल यूज आइटम्स होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जो नीड हैं, बहुत नेसेसरी हैं, कुछ कंफर्ट के लिए होते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं। भाई घर तो सबके लिए ज़रूरी है, भोजन पानी सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन घर में सोफ़ा सेट हो तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, बैठने के लिए चेयर पे भी काम चल जाएगा। घर में एसी हो तो और अच्छी बात है। तो ये दीज आर दी लग्जरी आइटम। फिर हमने वैल्यू, वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और कीमत, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं हर चीज़ की कीमत उनको पता होती है लेकिन महत्व पता नहीं होता है। तो कीमत और महत्व में बिल्कुल डिफरेंस समझिएगा। ये क्या है, प्राइस, और ये क्या है, वैल्यूज। और आदमी है, इंसान है, इंसान के अंदर भी उसकी अपनी वैल्यूज होती है, अपने कुछ सद्गुण होते हैं जिसके साथ वो अपना जीवन जीता है। फिर किसी भी आइटम का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब हमने पूरा बताया था कि रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, पैकेजिंग का कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कंज्यूमर को कुछ बार्गेनिंग करना है, इसमें टैक्स भी तो लगना है।
फिर कंपनी को अपनी कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो सब कुल मिला करके लास्ट में क्या डिसाइड होता है, MRP, मटेरियल मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर वेल्थ एंड वाट्स, लोगों की इच्छाएं क्यों जागृत होती है, इच्छा क्या है, किसी भी चीज़ की इच्छा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बेसिक नीड फुलफिल करना है, हमें इस दुनिया में जीवन जीना है, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं डिजायर होता है, इच्छा होती है, हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसको पानी पिला सकें, चाय नाश्ता करा सकें, चाय पिला सकें, ये सब चीज़ें जो है। फिर एक लग्जरी आइटम, थोड़ा सा आदमी को एंजॉय करने का मन करता है, सिनेमा देखे बिना काम चल सकता है, लेकिन आदमी देखता है, कर्ज लेकर के भी देखता है। हनीमून बिना गए भी जो है घर में मनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हनीमून मनाने जाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरी आइटम चीज़ें जो है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के लोग हनीमून मनाने जाते हैं। तो हालांकि वो अयासी है, बट उसी अयासी को तो हम यहाँ लग्जरी आइटम कहते हैं। तो वासना, आदमी चाहता है अपने पैशन को फुलफिल करना, तो ये सब वांट्स हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट जो है आपको बताए थे टाइप्स ऑफ वांट में, कि नेसेसिटी वाला आइटम कुछ होता है, कुछ कंफर्ट वाला और कुछ लग्जरी वाला। जैसे बताया ना कि भाई नीड, शादी विवाह करना एक नीड है, और एक रिचुअल, अपने परंपरा को फॉलो करना जितना कर सके हम। यदि बिल्कुल ही नहीं है, किसी को आप पार्टी नहीं दे सकते हैं, रिसेप्शन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो भी हमारी भारतीय रीति रिवाज है उसके हिसाब से आप कर पाते हैं, तो ये कंफर्ट है। लेकिन फिर आप हनीमून बनाने चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये लग्जरी है। तो इस लग्जरियस लाइफ का कोई जो है लिमिट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंफर्ट का लिमिट है, और नीड तो है ही नीड। तो ये चीज़ें जो है वांट में। और वेल्थ को हम बार बार डिफाइन किए हैं कि वेल्थ जो है सिर्फ मनी नहीं है, मनी के अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है। जैसे आपके पास कुछ यूटिलिटी आइटम हो, ज़मीन हो, अपना घर हो, कुछ घर में सामान हो, सोफ़ा सेट, पलंग इत्यादि, आपकी पहुंच तगड़ी हो, कम से कम कुछ लोग तो पहुंच हो, आपके रिश्तेदार अच्छे हों, आपके संबंध सबसे अच्छे हों, आप हमेशा प्रसन्न रहते हों, और विपरीत परिस्थितियाँ आती है, प्रतिकूलता आती है, उस समय भी जो है कोई साथ देने वाला आपका हो, समाज में एक अच्छा आपका जो है प्रेस्टीज हो, आपके अंदर ईमानदारी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जिम्मेदार व्यक्ति हों, ज़रूरत पड़ने पर दवा के साथ दुआ देने वाला भी कोई हो, तो जो है इसी को हम लोग बोलते हैं समृद्धि, इसी को बोलते हैं वेल्थ। और वेल्थ भी कई तरह के हम बताए थे कि इंडिविजुअल होता है, कलेक्टिव होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। और जो है इंडिविजुअल माने किसी व्यक्ति विशेष का, किसी परिवार का, और पब्लिक मतलब जो भी PSUज हैं या गवर्नमेंट के हैं। उसी तरह से नेशनल वेल्थ, इंटरनेशनल वेल्थ हमने बताए थे। ये नेशनल वेल्थ के कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने बताए थे कि जितना भी पर्सनल वेल्थ है अल्टीमेटली वो क्या है, नेशनल वेल्थ में ही चले जाता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 107 में आए थे कैपिटल, मनी, इनकम, मार्जिन एंड यूटिलिटी पे बात किए थे कि कैपिटल क्या होता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो नेसेसरी नीड होते हैं स्टार्ट करने के लिए, जैसे किसी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, वर्कर चाहिए हमारे पास, लैंड चाहिए, 4-5 चीज़ें तो मैं लिख ही देता हूँ। लैंड चाहिए आपको, जो है मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो नेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक ना, ये सब जो है कैपिटल कहलाते हैं, जिसमें कि फिक्स्ड कैपिटल होगा, वर्किंग कैपिटल होगा, कुछ स्पेशलाइज्ड कैपिटल होते हैं, फ्लोटिंग कैपिटल होते हैं। तो ये सब कहानी जो हम लोग लेक्चर नंबर 107 में पढ़े थे। फिर मनी का कॉन्सेप्ट बताए थे कि वेल्थ और मनी टोटली डिफरेंट है। मनी इज बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा। और मनी का फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज, एक दूसरे से सामान आइटम लेने देने के काम में आता है। जैसे आप जो है मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर गेहूं तो नहीं उगा सकता है, लेकिन पेशेंट को तो देख सकता है, तो पेशेंट से क्या लेता है, पैसा।
और ये पैसा क्या खुद डायरेक्ट खाएगा नहीं, ये पैसा किसको देता है, किसान को। और गेहूँ, किसान से क्या खरीदता है, गेहूँ खरीदता है, आटा खरीदता है। तो कहने का मतलब कि दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, कौन भाई, जितना कीमत उतना वैल्यू। सिंपल सी बात है कि सोना और आलू एक ही जैसा तो नहीं है, आलू और एप्पल एक जैसा तो नहीं है। फिर आप आलू तो स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन पैसा स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट वगैरह करने के लिए भी मनी का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मनी में बताए थे, कुछ स्टैंडर्ड मनी होते हैं, टोकन मनी होता है, पेपर मनी होता है, लीगल टेंडर मनी होता है, डेप्ट होता है, लोन होता है, डिजिटल मनी होता है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम और ये सब करते हैं। वाइट मनी और ब्लैक मनी तो जानते ही हैं। और इसमें हमने बताया था कि जीवन में धर्म युक्त धन कमाइएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। अधर्म से कमाया गया धन हमेशा दुख, क्लेश, पीड़ा, रोग और अशांति को देने वाला होता है। इनकम बताए थे। इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब सिर्फ सैलरी ही नहीं होता है, बहुत तरह का इनकम होता है। रिवार्ड होता है, रिकॉग्निशन होता है, रेस्पेक्ट होता है। मान लीजिए कहीं पे खूब पैसा मिलता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वैसे इनकम का क्या मतलब है। तो उसी तरह से रहने के लिए अच्छा घर मिल रहा हो, हाउस मिल रहा हो, फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो भी मिलता है, ये सब का सब क्या है, सोर्स ऑफ इनकम ही है। चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बैंक से इंटरेस्ट मिलता हो, एक्टिव पैसिव इनकम, ये सब बताए थे आपको डिटेल में। इस लेक्चर नंबर का नाम है 107। फिर नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम, ये सारी चीज़ें जो है इनकम टैक्स रिटर्न, जब इनकम टैक्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट को जब इनकम टैक्स देना रहता है उस समय इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। फिर हमने कॉन्सेप्ट में बताए थे मार्जिन। मार्जिन का मतलब आप यूँ समझ लीजिए एडवांस, टोटल मनी का कुछ परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। होता है ना, थोड़ा मार्जिन लेकर के चलो, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के पीछे पीछे चल रही तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि नहीं, ताकि टकराए नहीं, दैट इज ए मार्जिन। यूटिलिटी क्या होता है ये सब बताए थे। तो कैपेसिटी टू कमोडिटी टू सेटिस्फाई दी वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज दी होम यूटिलिटी, किचन यूटिलिटी, यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें जो है यूटिलिटी में आती है, जिसका हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। साथ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी भी सामान का कीमत कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दिए हैं, एक बार नहीं कई जगह। तो लेक्चर नंबर 109 ज़्यादा अच्छा है इसके बारे में कि भाई 1 रुपया में 1 केला मिल रहा है, 2 रुपया में 2 केला मिलेगा, अब 8 रुपया में जो है 10 केला मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ परसेंटेज प्रॉफिट टू मच बढ़ता है और प्राइस भी घट गया, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 1 रुपया में 1 केला बेचता तो दिन भर में मान लीजिए 1000 केला बेचा, तो 1000, 1 केला पे 10 पैसा फायदा होता है, तो 100 रुपया फायदा हुआ। लेकिन यही जब 8 रुपये में 10 केला बेचा तो बहुत सारे केले बिक गए, क्योंकि सस्ता बेच रहा है। और यहाँ पे जो है फायदा एक जो है 10 पैसे के बजाय जो है मान लीजिए 5 पैसे ही हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो ज़्यादा केले बिक गए, तो दिन भर में 100 जो कमाएगा यहाँ 1000 भी कमा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इन सब का जो है बहुत डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे। लेक्चर नंबर 108 में आप जा करके देख सकते हैं। ये मार्केट है और इधर कस्टमर है, इधर फैक्ट्री है। फैक्ट्री भी कभी कभी कस्टमर होता है, खास करके जब रॉ मटेरियल सप्लाई होता है तो रॉ मटेरियल को कौन खरीदता है, फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, कंपनी वाले खरीदते हैं। तो वहाँ पे सप्लाई फैक्ट्री करती है और डिमांड कस्टमर करता है, और बीच में क्या होता है, पैसा, रुपया, डिजिटल मनी भी आजकल चल गया है, एक्सचेंज वैल्यू। यही डिमांड और सप्लाई की राम कहानी है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए कि कितने तरह के मार्केट होते हैं और डिमांड कैसे क्रिएट होता है। और हमने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो है किसी ज़माने में हम लोग बोलते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मदर इज नीड इज द
नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्वेंशन, मैं लिख के देता हूँ, इन्वेंशन इज द फादर ऑफ नीड। अब बचपन में क्या पढ़ाया गया है आपको कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम क्या बोल रहे हैं, आविष्कार आवश्यकता का बाप है। बोलिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे आप अपने घर में खुद देखेंगे जो बेसिकली नीड नहीं था, जिसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन मार्केट में आप खरीद लिए क्योंकि आपको देखने में अच्छा लग रहा था, शौक पूरा करना था। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में आइटम है, तो आविष्कार कर देते हैं, तो अपनी डिग्निटी, अपनी डेकोरम, अपनी स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग खरीदते हैं। तो दोनों तरफ से मार्केट चलता है। आवश्यकता है तो उस चीज़ को फैक्ट्री बनाएगी, और फैक्ट्री के अंदर कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो क्रिएटिव सोचते हैं और नई नई चीज़ें मार्केट में लाते हैं, और लोग खरीदते भी हैं। उस चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आवश्यकता क्रिएट कर दी गई है। आपको फील होने लगा है जैसे आज से 25-30 साल पहले फ़ोन, ये जो 4G 5G 3G फ़ोन है, ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ज़रूरत पड़े उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। इंटरनेट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। आप पूछिएगा आज से 10 साल पहले लोगों की बहुत कम आवश्यकता थी इंटरनेट की, लेकिन अब आज के डेट में बिना शॉर्ट्स देखे, बिना सोशल मीडिया, बिना डाटा का, आटा नहीं मिले एक दिन काम चल जाएगा, डाटा मिलना चाहिए। तो ये सब क्या है, इन्वेंशन बेस्ड जो है मार्केटिंग है। आवश्यकता नहीं थी लेकिन आवश्यकता बना दी गई है। तो इसके बाद डिमांड बताए थे, डिमांड शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में बात किए थे। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व बताए थे। डिमांड कर्व की डिमांड बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा, और कई बार कीमत बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा, तो दोनों वाइस वर्सा है। इसके लिए एक बीच में जो है आपका सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए कि किस अप टू, मैंने ऐसा थोड़े है कि डिमांड घटते जाएगा तो प्राइस बढ़ते जाएगा, नहीं, लोग खाना ही छोड़ देगा उस चीज़ को। मान लो कि केला का कीमत बढ़ने लगा, अब कीमत प्राइस क्या हो गया, खूब बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। अब हो सकता है कि डिमांड जीरो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी अब केले का क्या करेगा, ऑप्शन तलाशेगा, केला की जगह और क्या हम खा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आदमी देखता है। ठीक उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ आइटम्स, ये सारी चीज़ें बताए थे। फिर डिमांड एंड सप्लाई दोनों की बात हुई थी। तो अब बात करते हैं सप्लाई की। तो सर्टेन प्राइस है, डिमांड डिपेंड्स ऑन यूजफुलनेस। फिर सप्लाई प्राइस के बारे में बताए थे। सप्लाई कर्व बताए थे लेक्चर नंबर 108 में। सप्लाई कर्व विथ वेरिंग इलास्टिसिटी, तो जो है इलास्टिक इन इलास्टिक बताने के साथ ही जो है इलास्टिक कर्व, और दोनों केस में इन इलास्टिक और जो है ये फेल्यूर फैक्ट्री और ये भी फैक्ट्री, बीच में इलास्टिक कर्व, ये कॉन्सेप्ट बताए थे। इसको देखने के लिए थोड़ा सेपरेट आपको लेक्चर नंबर 108 देखना पड़ेगा। फिर लॉ ऑफ रिटर्न बताए थे। अब ये लॉ ऑफ रिटर्न जब तक आप देखेंगे नहीं तो आई थिंक समझेंगे नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक ओवरव्यू है, दैट्स ऑल। कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड बताए थे, सिंपल सा है कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस घटता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम खूब हो गया, जैसे अभी 100 पे मान लीजिए 100 प्राइस था, ये 1000 पे 1000 वॉल्यूम हो गया तो प्राइस मान लीजिए 50 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लाख हो गया तो प्राइस जीरो हो जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। एक लिमिट तक कम होगा, एक लिमिट तक ही कम होगा। उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट या प्राइस डिटर्मिनेशन, किस लिमिट तक हम कम कर सकते हैं। फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बता ही दिए, एक की जगह दूसरा चीज़ ऑप्शन तलाश लेंगे। भाई एक जगह आप जा रहे हैं, आपके शिक्षक बहुत महंगा पढ़ा रहे हैं तो दूसरी जगह आप पढ़ लेंगे कम पैसे में। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम आपको बताए थे। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सब कैसे काम करता है शेयर मार्केट, ये भी बहुत डिटेल में बताए थे।
फिर डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे कि फैक्ट्री कोई भी चीज़ बनाती है तो राइट प्लेस पे राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें सेफ हो एंड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस भी उतना ही आवश्यक है। सेल्स एंड सर्विस नहीं रहेगा तो आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसके अलावा लॉ ऑफ रिटर्न में ही रेंट है। भैया कोई मशीन है, कोई मकान है, आप करोड़ों का बना लिया और रिटर्न आपका जीरो है तो क्या बनाने का मतलब है? उससे अच्छा कि बैंक में रखते। इसलिए हमने बैंक में भी हमने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर प्रॉफिट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने बताया था, क्योंकि बिना प्रॉफिट का बिजनेस का एक सिनोनिम है प्रॉफिट। बिजनेस का एक अर्थ ही होता है प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट नहीं है तो क्या एनजीओ थोड़ी चला रहा है। तो ये प्रॉफिट। फिर बैंक्स के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताए थे। लॉ ऑफ रिटर्न में ये लॉ ऑफ रिटर्न, कोई भी आप काम करते हैं तो रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये लॉ ऑफ रिटर्न प्ले ए सेंट्रल रोल इन प्रोडक्शन हमने यहाँ लिखा है, चूँकि कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का उस समय चल रहा था। लेकिन एवरीवेयर रिटर्न इज रिक्वायर्ड। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिटर्न का, कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छा जो है इंजीनियर बने, एक अच्छा जो है इंसान बने। और लाइफ में दो ही चीज़ होता है, क्या होता है? या तो प्रोडक्ट या वेस्ट। जैसे आप पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन गए, अच्छी सैलरी मिलने लगी, तो आप क्या हो गए? प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, प्रोडक्ट ऑफ दैट सिटी। और यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या हो गए? वेस्ट। मार्केट में जो बिक गया वो प्रोडक्ट, जो सड़ गया वो वेस्ट। जो किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने पूछा तक नहीं, उसी को क्या बोलते हैं? वेस्ट। ठीक है। तो ये गवर्निंग कंडीशन लॉ ऑफ रिटर्न में। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कोई फैक्टर है प्रोडक्शन में, सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखिए और उसको चेंज कीजिए तो देखिए कि रिटर्न बढ़ा कि नहीं। या कोई चीज़ के घटाने से रिटर्न घट रहा है क्या? आप फैक्टर बढ़ा रहे हैं, पैरामीटर, वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उल्टा घट गया, तो उसी को डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। कांस्टेंट रिटर्न बस जैसा चल रहा है चलने दीजिए, चलने के नाम ही जिंदगी है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़्यादा चिक नहीं, ज़्यादा किचकिच नहीं। ईयरली 10% का रिटर्न आपको चाहिए, मिल रहा है, वेल एंड गुड। 12% का रिटर्न मिल गया, 2% फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी को की इम्प्रूवमेंट में, एम्प्लॉय को बोनस देने में। किसी दिन 8% इनकम हुआ, एम्प्लॉय को बोनस नहीं देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट अच्छे से नहीं हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो दोस्तों, आज हमने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डील किए और उम्मीद करते हैं कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक वीडियो आप निश्चित ही देखे होंगे। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मज़ा आए तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक एक वीडियो को बड़े प्रेम से, बड़े शांति से, सुकून से देखिए और कर भला तो हो भला। दूसरे को भी प्रेरित कीजिए कि अपने इस चैनल पे उपलब्ध अच्छे अच्छे वीडियो को लोग देखें। और जो है, क्योंकि मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रॉपर थ्रो आउट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो है। आप उन सबको देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।